हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। मैं हूं आरती चावड़ी और एक बार फिर से टेम्पल आर्किटेक्चर के टॉपिक को मैं लेकर आई हूं। लास्ट जो हमारा सेशन था, अगर वो आपने नहीं देखा है उसे ज़रूर देखिए। उसमें हमने नागर स्टाइल के सारे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कवर किए थे। आज के इस सेशन में हम यहाँ पे द्रविडियन और जो द्रविडियन टेम्पल्स हैं और इसी के साथ साथ वेसार जो है उसको भी कवर करेंगे। ओके, वेसार टेम्पल आर्किटेक्चर जो है उसे भी देखेंगे। मतलब जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक हैं, आपको एग्जाम्पल्स क्लियरली पता होने चाहिए, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। और मेरी जो पीछे स्कल्पचर की क्लास हुई थी उसमें भी मैंने थोड़े बहुत स्कल्पचर्स जो हैं वो छोड़ दिए थे और मैंने आपको बताया था कि जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर कवर करेंगे तब हम उसे देखेंगे। तो आज के सेशन में हम यही करने वाले हैं। आपने अगर ये सेशन कर लिया तो उसके बाद NCERT वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी जो टेम्पल्स वगैरह के एग्जाम्पल्स थे वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि टेम्पल्स जो हैं वो दोनों प्रकार के आपको दिखेंगे। आप रॉक कट टेम्पल्स भी देखेंगे, आप यहाँ पे स्ट्रक्चरल टेम्पल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले साउथ इंडियन स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं, द्रविडियन स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं, उसमें रॉक कट के एग्जाम्पल्स आए। सो लेट्स सी ये एग्जाम्पल्स क्या थे एंड फिर धीरे धीरे करके हम स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे। रॉक कट का मतलब क्या है? पत्थर है, पत्थर में से उस टेम्पल को कट किया गया है। वहीं जब हम स्ट्रक्चरल की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल टेम्पल जो है उसमें आप यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन होता हुआ देखेंगे। ठीक है, मतलब ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स रख के उसको पूरा इमारत को बनाया गया है। तो दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, आप सभी यहाँ पर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है वो अवेल कर सकते हैं 55% यहाँ पे ऑफ पर। एंड इसका मतलब क्लियरली ये हुआ कि इस प्राइस के अंदर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, आप 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24, 36 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड दीज आर सम बैचेस जो कि स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे इंग्लिश का आगाज़ बैच इज़ लाइव नाउ। प्रारंभ हिंदी में 19 फरवरी को स्टार्ट होगा और इसी तरह से इंग्लिश का जो बैच मीव है जो 2028 को टारगेट करेगा वो भी 19 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करके। इसके साथ यहाँ पर अगर आपको 2026 के प्रीलिम्स के फॉर्म को फिल करने में किसी भी प्रकार की तकलीफ आ रही है तो अनअकैडमी की तरफ से यहाँ पर फ्री UPSC CSE फॉर्म फिलिंग गाइडेंस है। इससे जुड़ी हुई डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आइए यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर में शुरुआत करते हैं वेसार स्टाइल में। देखिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्क्रीन पे ना लिखा बहुत कुछ होता है पर आपको एज इट इज़ कभी भी उसे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगी आप बस उसी पे फोकस करें। साउथ में टेम्पल आर्किटेक्चर की जो मेजरली शुरुआत हमें देखने को मिलती है वो पल्लव्स के समय में दिखती है। पल्लवास जो थे वो यहाँ पे तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है वहाँ पर रूल करते थे और पल्लवा डायनेस्टी जो है इसके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं जिन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो नाम आपको देखने को मिलता है वो महेंद्र वर्मन का है। 2025 के प्रीलिम्स में अगर आपको याद हो तो महेंद्र वर्मन पे क्वेश्चन भी आया था कि कौन है वो राजा जो विचित्रचित्त के नाम से जाने जाते हैं। वो हैं महेंद्र वर्मन। विचित्रचित्त मतलब क्यूरियस माइंडेड, एक ऐसा राजा जो कि क्यूरियस रहता है हमेशा, एक ऐसा राजा जो नई नई चीज़ें सीखना चाहता है, नई नई चीज़ें करना चाहता है। तो महेंद्र वर्मन जो थे पल्लव डायनेस्टी के, उन्होंने रॉक कट टेम्पल्स की शुरुआत की। उनके जो रॉक कट टेम्पल्स हैं यानी केव फॉर्म में जो टेम्पल्स हैं वो आपको मंदगपट्टू, महेंद्रवाड़ी और तिरुचिरापल्ली में देखने को मिलेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप ये 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर नोट कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। महेंद्र वर्मन के समय में रॉक कट टेम्पल्स थे। महेंद्र वर्मन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं जिनका नाम है नरसिम्हा वर्मन या नरसिंह वर्मन। यहाँ पे नरसिम्हा वर्मन या नरसिंह वर्मन को जब हम देखते हैं
तो आप क्या पाएंगे कि ये एक ऐसे राजा रहे हैं, ये एक ऐसे रूलर रहे हैं जिन्हें मल्ल युद्ध में यानी कि रेसलिंग बहुत पसंद थी, और इस वजह से हम इन्हें महामल्ल के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने एक शहर बसाया अपने नाम से, और उसी का नाम है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम, या फिर आप इसको महामल्लपुरम भी कह सकते हैं। ये प्रेजेंटली तमिलनाडु में आपको दिखेगा। तो इनके समय के अगर आपको टेम्पल्स यहाँ पे कवर करने हैं तो हमें ऑब्वियसली महाबलीपुरम जाना पड़ेगा। महाबलीपुरम में नरसिम्हा के समय के भी जो टेम्पल्स हैं वो रॉक कट की ही कैटेगरी में आते हैं। यहाँ भी अभी स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की शुरुआत नहीं हुई है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखें। ये साइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके एग्जाम्पल्स भी। स्क्रीन पर जो आप फिलहाल देख रहे हैं ये टेम्पल्स पत्थर में से कट किए गए। मैं थोड़ा सा बेटर आपको विजुअलाइजेशन देना चाहूँगी। कैन यू सी दिस? पूरा बहुत बड़ा पत्थर था, उसमें से इसको कट किया गया। या फिर ये देखिए, शायद ये पिक्चर थोड़ी और बेटर आपको समझाएगी कि कैसे ये पूरा एक पत्थर था और उसमें ये केव कट की गई है। या फिर आप यहाँ पे देखिए इस पिक्चर को। आई होप आप बेटर विजुअलाइज कर पा रहे हैं। पूरा पत्थर है ये, और इस पत्थर में आप यहाँ पर क्या देखते हैं? केव कट की गई है, केव टेम्पल। तो महाबलीपुरम में सबसे पहले स्ट्रक्चरल टेम्पल्स नरसिंहवर्मन या नरसिम्हावर्मन के समय में आपको दिखते हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। थोड़ा पीछे से चलेंगे। ये जो टेम्पल्स आपको दिख रहे हैं, ये टेम्पल्स अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और इनके नीचे व्हील को इमेजिन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या लगेगा कि ये एक रथ के आकार के टेम्पल्स हैं, और इन मंदिरों को हम रथ टेम्पल्स कहते हैं। रथ टेम्पल्स थोड़े से रथ के शेप में आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये जो रथ टेम्पल्स हैं ये टोटल 8 हैं, और इनमें से 5 के जो नाम हैं, आउट ऑफ 8 5 के जो नाम आप यहाँ पर देखते हो वो पांडवों के नाम से हैं। महाभारत में आपने पांडव्स के बारे में सुना होगा, 5 पांडव, उनके नाम से ये 5 रथ मंदिर आपको दिखेंगे। सो जैसे कि आपको भीम रथ मिलेगा, इसी तरह से अर्जुन रथ है, बल्कि सबसे बड़ा धर्मराज रथ या युधिष्ठिर जो सबसे बड़े भाई थे महाभारत में पांडव्स में, धर्मराज रथ आपको दिखेगा। तो रथ टेम्पल्स महाबलीपुरम में है। ऐसे ही नकुल सहदेव, इनका नाम एक साथ है। तो ये तो 4 हो गए ना। तो 5वां रथ कौन सा है? द्रौपदी। सबसे छोटा है ये द्रौपदी, द्रौपदी रथ, ये वाला है इवन ये। तो ऐसे करके आप यहाँ पर 5 पांडवों के नाम से ये रथों का नाम देखेंगे। इसी वजह से इनको पंच पांडव रथ भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ये 8 हैं, 5 नहीं। तो 8 में से 5 के तो नाम ये हैं, बाकी 3 के नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो ये है पंच पांडव रथ। इनमें सबसे बड़ा जो रथ टेम्पल है वो ये है धर्मराज रथ। देखो, अगर हम यहाँ पे इंडियन आर्टिस्ट की बात करें, केव को कार्व करने वालों की बात करें, तो उनके पास जो बहुत ही रीसेंट एग्जाम्पल उनके सामने था वो बुद्धिस्ट केव्स थी। इस वजह से यहाँ पर जो ये टेम्पल्स बनाए गए रॉक कट स्टाइल में, ये बुद्धिस्ट केव से काफ़ी मैच करते हैं। दिस इज धर्मराज रथ, और ये साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हम आगे चलते हैं तो हमें महाबलीपुरम के टेम्पल्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ आप पाएंगे कि कैसे महिषासुरमर्दिनी गॉडेस दुर्गा महिषासुर को यहाँ पे मारते हुए दिखाई गई है। ये बहुत पॉपुलर थीम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी जगह पर ये स्कल्प्ट किया गया है, बहुत से टेम्पल्स में आपको ये मिलेगा, बट यहाँ पे
काफ़ी बेहतरीन तरह से इसे दिखाया गया। ऐसे ही शेषशाही विष्णु शेषनाग पर, ये भी एक बहुत पॉपुलर थीम है टेम्पल आर्किटेक्चर का। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक बहुत महत्वपूर्ण पैनल यहाँ देखने को मिलता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है और इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। तो ये पूरा का पूरा पत्थर है और इस पत्थर के ऊपर एक बहुत ब्यूटीफुल कार्विंग की गई है। इस कार्विंग में आपको यहाँ पे 2 पार्ट्स दिखेंगे। ध्यान देंगे अगर आप, तो ऊपर वाले जो फिगर्स है ना वो उड़ते हुए दिखाए गए हैं, उड़ते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो फिगर्स आप देखोगे, तो ये मेजरली जो पार्ट है वो आसमान का पार्ट दिखाया गया है, ये धरती वाला हिस्सा दिखाया गया है। अब इसमें कुछ हिस्से ऐसे हैं जो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा फोकस करें। आप यहाँ पर एक फिगर को देखिए, या मैं थोड़ा कलर अगर चेंज करूँ, यहाँ पर एक फिगर को देखिए जो एक टांग पर खड़े हैं, दोनों हाथ ऊपर करके, ऐसा योगिक पोस्चर लग रहा है। और एक तो ये फिगर आप नोटिस कीजिए, काफ़ी लोगों का ये मानना है, काफ़ी रिसर्चर्स का मानना है कि ये महाभारत के अर्जुन दिखाए गए हैं तपस्या करते हुए, अर्जुन्स पेनेंस। यहाँ पर ये कुछ वेपन पाना चाहते थे देवताओं से और अर्जुन की तपस्या यहाँ दिखाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप यहाँ देखो तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये वाटर नाग्स हैं, नागाज हैं, और ये वाटर नागाज ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये एक्चुअल में यहाँ पर माफ़ कीजिए, ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, बट ये नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरह से ये नीचे गिर रहा है। तो वाटर नागास को इस तरह से दिखाने का मतलब एक पानी की स्ट्रीम है जो नीचे की तरफ आ रही है। तो काफ़ी का ये भी कहना है कि शायद इस पैनल के ऊपर डिसेंट ऑफ गंगा दिखाया गया है, जब गॉडेस गंगा यहाँ पे नीचे आती हैं धरती पे। ये भी महाभारत का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्टार्टिंग के हिस्सों में आपको गॉडेस गंगा की कहानी देखने को मिलती है राजा शांतनु के साथ। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैनल, अर्जुन की तपस्या या डिसेंट ऑफ गंगा, इनमें से कुछ तो यहाँ दिखाया गया है। ये दोनों ही इंटरप्रिटेशंस हैं, सही हैं, एनसीईआरटी में दे रखी हैं, यू नीड टू रिमेंबर। आगे चलते हैं। ये है त्रिमूर्ति केव टेम्पल। अब नरसिम्हा वर्मन का समय समाप्त होता है और नरसिम्हा वर्मन के बाद उनके पुत्र आते हैं राजसिम्हा या राज सिंह। राजसिम्हा जो हैं उन्हें हम नरसिम्हा वर्मन द्वितीय या 2 के नाम से भी जानते हैं। इनके समय से स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की शुरुआत हुई। रॉक कट नहीं, अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे मंदिरों को। प्रॉपर द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स यहाँ पे अब बनना शुरू हो रहे हैं और इसके सबसे अर्लीस्ट एग्जाम्पल अगेन हमें महाबलीपुरम में ही दिखते हैं। तो महाबलीपुरम में आप यहाँ पर इस मंदिर को देखेंगे। जो मैं इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊँ सिर्फ उसी को नोट करना है। सो इट इज़ इन महाबलीपुरम। यस, महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। नरसिम्हा वर्मन सेकंड आप नाम लिख सकते हो या राजसिम्हा लिख सकते हो। ये जो टेम्पल है इसको हम शोर टेम्पल कहते हैं, रीजन बीइंग ये सी शोर पे है। ठीक है, ये यहाँ पे तट पर है, ठीक है, तट के पास है ये, इस वजह से ये चीज़ आप यहाँ देखेंगे। इसके साथ साथ ये ईस्ट फेसिंग है। ये टेम्पल लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है, बट इसमें एक छोटी सी श्राइन भगवान विष्णु की भी है। इस टेम्पल के बारे में एक चीज़ बहुत अलग है, आप इस टेम्पल के हर तरफ इस तरह के बहुत सारे नंदी के स्कल्पचर देखेंगे। नंदी जो कि यहाँ पे भगवान शिव के वाहन के रूप में देखे जाते हैं। आप देखिए कितने सारे नंदी जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये बहुत अलग और यूनिक चीज़ है इस टेम्पल के बारे में। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये टेम्पल आज जितना बचा हुआ है ये असल में उससे बहुत विशाल था। काफ़ी हिस्सा इसका पानी में बह चुका है और ये जो नंदी, इनमें से कई नंदी के जो स्कल्पचर्स हैं वो पानी से उठा के बाहर लाके यहाँ रखे गए। सो इसको याद रखिएगा। अगला जो टेम्पल हम राजसिम्हा के समय का पढ़ रहे हैं वो है कैलाश नाथ टेम्पल।
कांचीपुरम, तमिलनाडु में। अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं लिख देती हूँ। कैलाशनाथ टेम्पल, कहाँ पे? कांचीपुरम। अब हम एक नई साइट पर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कांचीपुरम। कांचीपुरम भी तमिलनाडु में ही साइट है। ओके, कैलाशनाथ टेम्पल लॉर्ड शिव से जुड़ा हुआ टेम्पल है, स्ट्रक्चरल टेम्पल है। ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है, आप पाएंगे कि ये एक लर्निंग सेंटर भी था। काफ़ी लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने भी आते थे। यहाँ पे आप टेम्पल की से ही कनेक्टेड एक एरिया देखेंगे जिसे हम घटिक कहते हैं, जो कि शिक्षा का स्थान माना जाता था। इस टेम्पल को हम राजसिम्हेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, रीजन बीइंग कि ये जो मंदिर है ये राजसिम्हा ने बनवाया था। ये कुछ और पिक्चर्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सोमस्कंद वन ऑफ दी थीम्स। अब यहाँ पे पल्लवास के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट डायनेस्टी आई है जिसके समय के टेम्पल्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो वो हैं चोलास। चोलास के समय के आपको यहाँ पे मंदिर दिखेंगे। चोलास में एक इम्पोर्टेंट राजा हैं जिनका नाम है राज चोला। ओ आई गेस यस, राज चोला। काफ़ी इम्पोर्टेंट रूलर कैसे हैं? इन्होंने चोलास को एक्सपैंड किया है, उनका फैलाव किया है, चोलास को इम्पीरियल चोलास बनाया है। राजा चोला के अंडर आप तमिलनाडु के ही थांजोर में जाओगे अगर, या थांजोर कह सकते हो आप इसे, थांजूर भी कह सकते हो आप इसे। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको टेम्पल मिलेगा राजा राजेश्वर टेम्पल, क्योंकि राजा चोला ने बनाया, लेकिन ये एक और नाम से जाना जाता है। राजा राजेश्वर टेम्पल जो है उसको हम बृहदेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, बृहदेश्वर टेम्पल। चोलास का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। ये लॉर्ड शिव का टेम्पल है, भगवान शिव का मंदिर है ये, और ये द्रविडियन स्टाइल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। बल्कि आप देखेंगे कि ये लार्जेस्ट और टॉलेस्ट टेम्पल्स में से एक माना जाता है भारत में। कुछ और पिक्चर्स देखिए, सी दिस। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी है। आप देखेंगे नागर स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं उनमें नॉर्मली इन जनरल ऐसा देखा गया है कि उनके चारों तरफ बाउंड्री नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आपको बाउंड्री दिखेगी, बॉर्डर दिखेगी। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि साउथ के जो टेम्पल्स हैं वो सिर्फ वर्शिप प्लेस नहीं होते थे, वो राजा की डिग्निटी, उसकी वेल्थ, हर चीज़ का सिंबल होते थे। आप यहाँ पर देखेंगे इस वजह से इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि राजाओं में जब युद्ध होते थे ना, वो एक दूसरे के टेम्पल्स पर भी अटैक किया करते थे। तो ये चीज़ यहाँ दिखती है हमें। तो इस वजह से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वॉल्स बनाई जाती थी, और ऐसा एक एंट्रेंस गेट भी बनाया जाता था, गेटवे, जिसको हम गोपुराम कहते हैं। तो गोपुराम बनने शुरू हो गए थे ऑलमोस्ट चोलास के समय में, आप देखेंगे गोपुराम। सो दिस इज बृहदेश्वर टेम्पल, इसको राजा राजेश्वर मंदिर भी कहेंगे। ये कुछ बातें हैं, डिटेल्स है जो आपको याद रखनी है। एक और इन्फॉर्मेशन, इसमें लॉर्ड शिव की तो पूजा होती ही थी, लेकिन राजा चोला की मूर्ति भी इसमें स्थापित की गई थी, तो वो अपनी भी पूजा करवाते थे। ठीक है, राजा चोला के बाद उनका बेटा आता है राजेंद्र चोला, जिनके समय में टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो कंटिन्यू हुआ। और आप यहाँ पर पाएंगे, ओके, दिस इज बृहदेश्वर टेम्पल ओनली। यहाँ पर आप इंस्क्रिप्शन देख सकते हो, इस पूरे टेम्पल पे इंस्क्रिप्शन है। चोलास के समय में काफ़ी उनके मिलिट्री कैंपेन्स की जानकारी भी आपको मिलती है। एंड इसके अंदर जो आप यहाँ पे वॉल्स देखेंगे उस पर म्यूरल पेंटिंग है। बल्कि एक चीज़ और है जो आपने पीछे
और मैंने भी मिस कर दी। अगर आप देखेंगे इस फोटो पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये है मंडप और ये यहाँ पर गर्भगृह है। नाउ सी द डिस्टेंस, ये अंतराल है और इसकी लेंथ देखिए आप कितनी ज़्यादा है। तो इस टेम्पल में अंतराल काफ़ी लंबा बनाया गया है और वो इस वजह से है कि उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूरल पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई गई हैं। फिर से आते हैं कहानी पर। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो यहाँ पे आपके राजा चोला है, उनके बाद उनके बेटे आते हैं राजेंद्र चोला, जो कि गंगा नदी तक एक्सपेंशन करेंगे नॉर्थ की तरफ। और उन्होंने यहाँ पर एक शहर भी बनाया, एक सिटी भी बनाई। उन्होंने खुद को पहले तो गंगई कोंडा कहा। गंगई कोंडा बोला, ठीक है। मतलब कोंडा वर्ड का मतलब होता है जीतने वाला, तो गंगा को जीतने वाला, तो वो गंगई कोंडा कहलाए, ये एक टाइटल था। लेकिन इसी नाम से एक शहर भी बना तमिलनाडु में, गंगई कोंडा चोलापुरम। तो आपको राजेंद्र चोला से जुड़े हुए मंदिर यहाँ मिलेंगे। बल्कि लॉर्ड शिव का ही टेम्पल है गंगई कोंडा चोलापुरम में, जो इसी नाम से जाना जाता है, गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल। सो ये भी आप नोट करें। चोलास के बाद साउथ इंडिया में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डायनेस्टी आई है वो आपके विजयनगर है। और विजयनगर जो था उसके समय में टेम्पल आर्किटेक्चर थोड़ा और बेहतर बनता जाता है। तो आइए देखें विजयनगर एम्पायर। यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये है आपका मंदिर, जिसे हम कहेंगे विजय विट्ठल टेम्पल। ये विजय विट्ठल मंदिर है। विजय विट्ठल, विट्ठल का मतलब हुआ लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड टेम्पल, राइट। विजयनगर एम्पायर में टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत सारी नए नए एडिशंस किए गए। जैसे, प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट करना है आपको। जैसे कि कल्याण मंडप, ये पहले नहीं होते थे। कल्याण मंडप जो है उनका काम क्या है? कल्याण मंडप का काम है कि इनका इस्तेमाल विवाह के लिए होता है। साउथ इंडिया में शादी टेम्पल्स में होती है, तो अलग से मंडप बनाया जा रहा है जिसमें विवाह होगा, उसे कल्याण मंडप कहेंगे। ये विजयनगर एम्पायर में टेम्पल आर्किटेक्चर में ऐड हुआ। इसी तरह से आप एक और मंडप देख रहे हैं यहाँ, उत्सव मंडप, डांस, म्यूजिक, ये सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। ऐसे ही ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर था, इनमें जो गोपुराम थे उनका साइज भी बढ़ने लग गया। और क्योंकि विजयनगर एम्पायर के राजा अपने टाइटल, अपने नाम के आगे राय लगाते थे, ये कहलाए राय गोपुराम। राय गोपुराम, साइज बढ़ने लग गया इनका। इसी के साथ साथ ये तो मेन श्राइन है, आप विमान देख सकते हो, आप मंडप देख सकते हो, आप अंतराल देख सकते हो। लेकिन जो भी देवता का मंदिर होता था उसके साथ उनकी जो फीमेल कॉन्सोर्ट हैं उनका भी श्राइन टेम्पल में ऐड होने लगा, जिसे हमने क्या कहा है? जिसे हमने कहा अम्मन श्राइन। ये भी एक एडिशन है टेम्पल आर्किटेक्चर में जो विजयनगर एम्पायर के टाइम पर हो रहा है, प्लीज इसको जरूर लिखें। तो राय गोपुराम, कल्याण मंडप, अम्मन श्राइन, ये सब कुछ विजयनगर एम्पायर में आया है। अगर हम पर्टिकुलरली इसी मंदिर की बात करें, विजय विट्ठल टेम्पल की बात करें, तो इसमें जो ये आप महामंडप देख रहे हो, ये महामंडप बहुत इंटरेस्टिंग है। इस महामंडप में जो पिलर्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि इन पिलर्स को अगर टैप करें तो ये म्यूजिक, बहुत ही सूदिंग साउंड निकलता है, इसीलिए इनको म्यूजिकल पिलर्स कहते हैं। इवन यहाँ पर साइड में एक और मंडप है जिसको 100 पिलर्ड मंडप या सभा मंडप कहते हैं, जहाँ पर मीटिंग्स वगैरह होती थी। तो टेम्पल आर्किटेक्चर काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो गया। सेम टेम्पल का एरियल व्यू है ये, और यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो अम्मन श्राइन। एक और बात जो आपको जानना ज़रूरी है इस टेम्पल के बारे में, आपने
ये ज़रूर देखा होगा, एक मिनट, दिस, कैन यू सी दिस? ये आपने हमेशा सुना होगा, दिस इज स्टोन चैरिट ऑफ हम्पी। विजयनगर एम्पायर का जो कैपिटल था वो विजयनगर था, जो कि आज के प्रेजेंट डे कर्नाटका के हम्पी वाला एरिया ही है। तो ये स्टोन चैरिट भी इसी विजय विट्ठल टेम्पल में है। ये पत्थर का है, रथ आकार का है, बट एक्चुअल में ये मंडप है। लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है ना विजय विट्ठल टेम्पल, तो इसमें क्या होता था, इसमें गरुड़ का स्कल्पचर आपको दिखेगा। गरुड़ कौन है? लॉर्ड विष्णु के वाहन है। ओके, तो ये आप यहाँ पर पाएंगे। तो ये भी इसी टेम्पल में है, विजय विट्ठल में, याद रखिएगा। इसके अलावा विजय विट्ठल टेम्पल की एक और बात आपको यहाँ समझनी होगी। आप इस मंदिर को ध्यान से देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि ये जिक्सॉ पजल है जिसको यहाँ बनाया गया है। जैसे यहाँ पे ऐसे करके यू विल फाइंड दिस, इसके साथ साथ ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ आप यहाँ पर ऐसे देखेंगे। तो एक्चुअल में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस टेम्पल में किसी तरह के सीमेंटिंग एजेंट का यूज़ नहीं किया पत्थरों को चिपकाने के लिए, बल्कि हुआ क्या है, वेजिंग टेक्निक का यूज़ किया गया है। एक पत्थर इस शेप का कट किया, दूसरा इस शेप का कट किया, और इनको इस तरह से फिक्स कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर एक मेटल की स्ट्रिप ली और दोनों पैर इस तरह से कील से, नेल से इसको स्ट्रक कर दिया। तो ऐसे करके पूरा टेम्पल जो है ऐसे वेजिंग टेक्निक से बना है। कहीं पर भी सीमेंटिंग एजेंट का यूज़ इस मंदिर में नहीं किया गया है, इंटरलॉक किया गया है स्टोन्स को। अगला जो इम्पोर्टेंट टेम्पल आप यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट, अगला जो महत्वपूर्ण मंदिर आप यहाँ पर देखते हैं इसी विजयनगर एम्पायर में, वो है विरूपक्ष टेम्पल। और कुछ ऐसा दिखता है। विरूपक्ष का मतलब हुआ लॉर्ड शिव का टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल। और यहाँ पर साइड से आप नदी बहती देख रहे हैं। ये नदी तुंगाभद्रा नदी है। इसे हम पंपा के नाम से भी जानते हैं। पंपा या तुंगाभद्रा को गॉडेस पार्वती का रूप माना जाता है, बिलीव्स है ये। और पंपा नाम से ही हम्पा और हम्पी शहर का नाम पड़ा है। तो दिस इज विरूपक्ष टेम्पल। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना बड़ा गोपुराम अब यहाँ पे साइज में देखा जा सकता है। इस विरूपक्ष टेम्पल की सबसे खूबसूरत बात इसमें पाई जाने वाली म्यूरल पेंटिंग्स हैं। आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग म्यूरल पेंटिंग्स इसकी वॉल्स पर भी और सीलिंग्स पर भी देखने को मिलेंगी। सो विरूपक्ष टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल और विजय विट्ठल टेम्पल दोनों ही विजयनगर एम्पायर के जो राजा थे देवराय, देवराय सेकंड बल्कि, उनके द्वारा बनवाए गए। ओके, तो ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको ध्यान होनी चाहिए। एंड यस, इसके बाद क्या हुआ, विजयनगर एम्पायर के बाद आप यहाँ पे विजयनगर जो है उसको डिक्लाइन होता देखेंगे। और उनके डिक्लाइनेशन के बाद कौन आए, उनके डिक्लाइनेशन के बाद आए हैं नायक्स। और नायक्स के समय में द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स अपने पीक पर पहुँच रहे हैं, राइट। आइए देखते हैं द पीक, द क्लाइमेक्स पार्ट ऑफ द्रविडियन टेम्पल्स, दैट इज नायक्स के अंडर। जस्ट सी दिस इमेज, आप इसको पूरा देख लीजिए। ये है मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में। आप अगर देखेंगे तो मेन श्राइन यहाँ है, लेकिन इसके चारों तरफ आप फोर्टिफिकेशन देखिए कितने सारे हैं, और हर फोर्टिफिकेशन पर आपको गोपुराम मिलेगा। आप यहाँ पर साइज देखिए, आप गोपुराम्स का साइज देखेंगे, बहुत विशाल गोपुराम यहाँ पे बनाए गए हैं।
जस्ट सी दिस। गोपुराम्स का आप साइज देखिए, ब्यूटिफुल गोपुराम्स, बहुत विशाल गोपुराम बनाए गए हैं। इवन ये जो टेम्पल है, इस टेम्पल के अंदर भी आपको इस तरह का म्यूरल आर्ट जो है, म्यूरल पेंटिंग जो है वो देखने को मिलेगी। ये देखिए, ब्यूटिफुल। क्योंकि हम ये डिस्कस कर ही रहे हैं तो आपको है ना साउथ के टेम्पल्स में इस तरह के फिगर्स बहुत मिलेंगे। इन्हें हम याली कहते हैं और ये टेम्पल के प्रोटेक्टर माने जाते हैं। ब्यूटिफुल राइट। ये देखिए, तो ये पीक है, ये द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स जो हैं उनका पीक है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरह से द्रविडियन के जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम फटाफट से वेसार की तरफ बढ़ेंगे और वेसार टेम्पल के कुछ उदाहरण देखेंगे। वेसार टेम्पल्स जो थे वो मेजरली आपको डेक्कन में देखने को मिलेंगे। डेक्कन वाला जो पार्ट है वहाँ पर आप इन्हें पाएंगे। एंड इंटरेस्टिंगली इनका अपना कोई स्टाइल नहीं है। वेसार स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं उनकी खास बात क्या है, देखो, यू विल फाइंड कि ऊपर वाला हिस्सा जो था वहाँ पे नागर आ गए, नीचे वाले हिस्से में द्रविडियन आ गए। ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हो, दिस पार्ट, यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप वेसार देखेंगे। तो इसमें नागर और द्रविडियन दोनों के ही फीचर्स मौजूद हैं। मतलब ये एक प्रकार का हाइब्रिड स्टाइल के टेम्पल हैं। और इसमें भी सेम कहानी है, पहले आप रॉक कट देखोगे उसके बाद आप स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ोगे। तो आइए इसको फटाफट कवर करते हैं। इस सीरीज में सबसे पहले हम डेक्कन के चालुक्यास की बात करेंगे। चालुक्यास के अंडर यहाँ पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर आया हम उसकी बात करेंगे। और चालुक्यास जो हैं वो कर्नाटका के बादामी या वातापी पर रूल करते थे। और वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये टेम्पल बादामी रॉक कट टेम्पल, बहुत बड़ा पहाड़ है रेड सैंडस्टोन का। एंड ये देखिए, राइट, ये देखिए, ये है रॉक कट टेम्पल, बादामी रॉक कट टेम्पल रेड सैंडस्टोन में। ये टेम्पल वैसे तो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, लेकिन इसमें जो लास्ट केव है, केव टेम्पल है ये, तो लास्ट केव जो है वो जैन टेम्पल है। सो इसे आप नोट करें, चालुक्यास के समय में है ये, वातापी या बादामी में। टेम्पल लॉर्ड विष्णु का है, लेकिन इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल शिवजी का नटराज के रूप में आपको स्कल्पचर देखने को मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं तो हमें चालुक्यास के समय में ही यहाँ पे दिखता है एक और टेम्पल, सेम लोकेशन पे, दैट इज ऐहोल में, नॉट सेम लोकेशन, कर्नाटका के ऐहोल में आपको दिखेगा ये टेम्पल। दिस इज रावणफाड़ी केव, रावणफाड़ी केव। ये लॉर्ड शिव से जुड़ा हुआ टेम्पल है। इसमें लॉर्ड शिव नटराज के रूप में दिखाए गए हैं। रॉक कट है, बट इसमें सप्तमात्रिका कल्ट के स्कल्पचर्स भी हैं। अब वो क्या चीज़ है, तो डेक्कन में एक सेक्ट था जिसको हम सप्तमात्रिका कहते हैं, जिसमें 7 देवियों की पूजा होती है, सप्तमात्रिका। तो एक स्टोरी है कि कोई राक्षस हुआ करता था रक्तबीज नाम का, उसे कोई मार नहीं सकता था, कोई देवता नहीं मार सकता था उसे। उसका ब्लड जैसे ही उसको मारने जाते उसका ब्लड नीचे गिरता, वैसे उसमें से एक और रक्त बीज पैदा हो जाता। तो 7 देवियों ने मिलके, देवता तो मार नहीं सकते थे, तो 7 देवियों ने मिलके उस रक्त बीज को मारा था। और उसमें गॉडेस काली का बहुत अहम रोल था, क्योंकि वो अपनी टंग से यहाँ पर एक भी ब्लड की ड्रॉप को ज़मीन पर गिरने ही नहीं देती थी, वो उसको टंग से कैच कर लेती थी। तो ऐसे करके 7 देवियों की पूजा होती है। और इस टेम्पल में सप्तमात्रिका जो देवियां हैं उनको भी वर्शिप किया जाता है, सप्तमात्रिका, राइट। अब हम ऐहोल में हैं ही, तो हम चलते हैं वापस एक और टेम्पल की साइट पर। लेकिन अब जो हम टेम्पल देखेंगे वो टेम्पल
रॉक कट नहीं है, वो स्ट्रक्चरल टेम्पल है। आप इस टेम्पल को ऑब्जर्व कीजिए, ये टेम्पल लॉर्ड शिव का टेम्पल है। ये कहीं से भी नागर या द्रविडियन की कैटेगरी में नहीं आता, क्लियरली दिख रहा है। इवन इसका जो रूफ आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे लकड़ी के लॉग्स एक के ऊपर एक रख दिए, हालांकि ये पत्थर है। ये टेम्पल वैसे तो लॉर्ड शिव से जुड़ा टेम्पल है, बट इसको हम लड़खान टेम्पल कहते हैं, क्योंकि लड़खान नाम का आदमी काफ़ी समय तक यहाँ पर रहा था। उसने इस जगह को घर के रूप में इस्तेमाल किया था। अगला टेम्पल ऐहोल में ही है, चालुक्यास के समय का ही है, दुर्गा टेम्पल। और आप इसको प्रॉपरली देखोगे ना, इसके शेप को, तो अगेन आपको समझ आएगा कि यस, ये नागर या द्रविडियन की कैटेगरी में नहीं जा सकता, ये वेसार में ही जाएगा। काफ़ी मिक्स फीचर है। गर्भगृह के चारों तरफ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें बहुत सारे पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम एक और साइट पर जा रहे हैं, कर्नाटका में ही, काफ़ी महत्वपूर्ण साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आने वाली साइट, दैट इज पट्टाडक्कल। पट्टाडक्कल में 10 मंदिर है, मतलब एक ही जगह पर 10 मंदिर हैं। इन 10 में से आई थिंक 4 जो है, 4 जो है वो नागर स्टाइल में है, और 4 जो है वो द्रविडियन स्टाइल में है, और एक जैन टेम्पल है, और एक यहाँ पर आपको वेसार टेम्पल भी मिलेगा, वेसार स्टाइल का टेम्पल मिलेगा। ये जो टेम्पल है ये है पापानाथ टेम्पल, वेसार स्टाइल में है जो, और ये पापानाथ टेम्पल लॉर्ड शिव से जुड़ा है। ये टेम्पल्स सारे के सारे चालुक्यास के समय की ही हैं। क्योंकि हम इस जगह पर आए हैं तो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे दिस इज विरूपक्ष टेम्पल, इसको हम श्री लोकेश्वर महाशील प्रसाद भी कहते हैं, क्योंकि चालुक्यन डायनेस्टी के जो राजा थे विक्रमादित्य द्वितीय, उनकी वाइफ लोका महादेवी ने ये मंदिर बनवाया था। ये आपका द्रविडियन स्टाइल में आपको दिखेगा। आगे बढ़ते हैं तो आप राष्ट्रकूटास की तरफ बढ़ते हो। डेक्कन में राष्ट्रकूटास ने जो रूल किया, उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के एक राजा कृष्णादि फर्स्ट ने टेम्पल बनवाया। हालांकि हमें ये टेम्पल इस टॉपिक के अंडर नहीं पढ़ना चाहिए, मैं बताऊंगी क्यों। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजा कृष्णादि फर्स्ट ने ये रॉक कट मंदिर बनवाया है। ये एलोरा की गुफाओं में है, ये कैलाश नाथ टेम्पल है। हमें क्यों इस टॉपिक के अंडर ये नहीं पढ़ना चाहिए? ये मंदिर है तो डेक्कन में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, लेकिन ये वेसार स्टाइल का नहीं है। रॉक कट है बट वेसार स्टाइल का नहीं है, ये द्रविडियन स्टाइल में है। कैसे? अब हुआ ये कि पल्लव डायनेस्टी जो थी वो यहाँ पे तमिलनाडु वाले रीजन में रूल कर रही थी, ठीक है। और हमने देखा कि उनके भी एक राजा हैं, राज सिम्हा जो है, उन्होंने कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल बनाया है। वो कैलाशनाथ टेम्पल स्ट्रक्चरल है, उसका हूबहू कॉपी एलोरा की गुफाओं में आपको दिखेगा जो रॉक कट है। तो इसलिए ये द्रविडियन स्टाइल का है, बट है महाराष्ट्र में, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजा कृष्णा फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया रॉक कट टेम्पल, लॉर्ड शिव से जुड़ा हुआ कैलाशनाथ, केव नंबर 16 में। राष्ट्रकूटास के बाद यहाँ पर आप होयसलास की एंट्री होते देखते हैं। होयसलास के जो टेम्पल्स हैं वो यूनेस्को की लिस्ट में बहुत रीसेंट एडिशंस हैं। ये सारे वेसार स्टाइल में ही हैं, एक एक करके इनको हम देखेंगे। 3 साइट्स हैं मेजरली जो हम विजिट करने वाले हैं होयसलास के अंडर, हलेबिदु, बेलूर और सोमनाथपुर। सबसे पहले चेन्नकेश्वर टेम्पल बेलूर में है, ये आप नोट कीजिए। बेलूर कहाँ है? कर्नाटका में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इसे आप देखेंगे लॉर्ड विष्णु से जुड़ा हुआ टेम्पल है ये। तीसरी जानकारी, यागाची नदी के पास है। चौथी जानकारी, विष्णुवर्धन नाम के राजा के द्वारा ये बनवाया गया था। बस ये इंफॉर्मेशन आप नोट करें। चलिए अब थोड़ा सा इसी टेम्पल में आगे बढ़ते हैं।
इसी टेम्पल में आपको यहाँ पर एक पिलर देखने को मिलेगा जो कि गरुड़ को डेडिकेटेड है। इसको हम गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। प्लीज इसको नोट कीजिए, इस इंफॉर्मेशन को। ऐसे ही आपको यहाँ पर एक स्तंभ एक और मिलेगा, दीप स्तंभ। ये वो फैक्चुअल क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, इसीलिए आपके लिए ये इंफॉर्मेशन नोट करना जरूरी है। गरुड़ स्तंभ और दीप स्तंभ। स्तंभ का मतलब पिलर होता है। जब आप इस टेम्पल के अंदर जाते हैं तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्व्ड पिलर्स देखने को मिलेंगे। देख के ऐसा लगता है मशीन से कार्व किए गए हैं, लेकिन ये पूरा हाथ का काम है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे बड़ा पिलर नरसिम्हा पिलर है। प्लीज इसको नोट कीजिए। चिन्नकेश्वर टेम्पल में, टेम्पल के अंदर नरसिम्हा पिलर। ये कुछ कार्विंग है इस टेम्पल के ऊपर। नेक्स्ट इज होयसलेश्वर टेम्पल। ये हलेबीडु में है। अगेन विष्णुवर्धन नाम के राजा ने ही बनवाया है। लॉर्ड शिव से जुड़ा हुआ टेम्पल है। और आप इस टेम्पल की जो वॉल्स हैं उसके ऊपर यहाँ पे महाभारत और रामायण जो है उसके एपिसोड्स की कार्विंग देखेंगे। जस्ट सी दिस। एक टेम्पल की और खास बात है होयसलास के टेम्पल की। अगर आप इन टेम्पल्स का एरियल व्यू लोगे ना, ऊपर से इनको देखोगे, तो इनका शेप पता है कैसा है? आगे से तो ये कुछ ऐसे हैं, जो आपने पीछे देखा ना, ये वाला हिस्सा आगे से कुछ ऐसे हैं, लेकिन पीछे जब आप जाते हैं तो इनका शेप कुछ ऐसा होता जाता है। मतलब स्टार लाइक पैटर्न आपको दिखेगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो ग्राउंड प्लानिंग है इन टेम्पल्स की, वो स्टेलेट है। स्टेलेट प्लान है ये, ग्राउंड प्लानिंग स्टेलेट स्टाइल की है। ये आप देखेंगे, ये नोट करना है, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है केशव टेम्पल। केशव टेम्पल कहाँ है? सोमनाथपुर में है। जकनाचारी नाम के आर्किटेक्ट है जिन्होंने बनाया था, कावेरी नदी के पास है। यहाँ पे भी स्टेलेट प्लान, और ये लॉर्ड विष्णु से जुड़ा टेम्पल है। टेम्पल देखिए, ये इंफॉर्मेशन नोट कीजिए। और इसी के साथ हमारे कुछ महत्वपूर्ण टेम्पल्स जो NCERT में दिए गए थे वो सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। पिछली वीडियो भी देखनी है, उससे आपका नागर, वेसार, द्रविडियन सारे टेम्पल्स कंप्लीट। और अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ बढ़ेंगे। मतलब बेसिकली मेरा फोकस ये है कि आपके जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, पर्टिकुलरली NCERT, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में।